फाइन। हर सब्जेक्ट का जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट हुआ, इसका कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो आगे भी हमको पढ़ने में कोई भी टॉपिक है वो क्लियर रहेगा। पहले जैसा कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए तो हमको बात करने में आसानी हो। सब कैमरे ऑफ है, इसके बाद बोलते बोलते सर मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा मुकुल? सिंपल, मैनेजमेंट का डेफिनेशन सर किसी भी काम को मतलब करने के लिए कुछ मैनेजमेंट करे, जैसे हाउ टू डू, होम विथ होम टू डू। ठीक है, काम को करने का तरीका, हाउ टू डू अ जॉब, सिंपल, यही है ना? यस सर। तो काम को काम के हिसाब से करेंगे तो ही वो काम बेहतर होगा, और काम को अपने हिसाब से कर देंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से, तो काम बेहतर नहीं होगा। इस बात से हम लोग एग्री करते हैं कि नहीं? सहमति है हम लोगों की कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जितना भी जो मैनेजमेंट का थ्योरी है और जिन लोगों ने भी जो थ्योरी दिया उनका ईयर आप देखिएगा, साल, तो कुल मिलाकर के सब जो आता है मतलब 1850, 1850 से लेकर के 1925, 1925 तक में, 40 तक में सबका हिसाब किताब है। कुछ पहले है कुछ बाद में है, बट यही 1850 से लेकर के, और फिर आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था अभिनव, वो हुआ था 39 से 45 में। क्लियर है? 39 से 45 में, ठीक है। उसके आसपास भी कुछ थ्योरीज है। फाइन। तो आपका सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड, सुबह में डिस्कशन हुआ था, उसको और थोड़ा हम चाह रहे थे ये फाइन हो जाए, सुबह में थोड़ा हड़बड़ा गया था हम लोग, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरी पार्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आया था इंट्रोडक्शन में, उसमें आपका सारी बुनियादी बातें हैं। आपका पीटर ड्रकर है, ये पीटर का हमेशा नाम आ जाता है, आपका हेनरी फ्योल है, फ्रेडरिक टेलर है, मैक्स वेबर है, अब्राहम मैस्लो है, सब लोग की थ्योरी के बारे में जो आपके सिलेबस में है। और फिर आपका उसी को फिर बाइफर्केट क्लब किया गया है, उन्हीं सब थ्योरीज को क्लब किया गया है आपका इसमें क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, 4 और है, 4 क्लब है। फाइन। उसके बाद फिर आपका जो कंटीजेंसी थ्योरी है ना, उसके बाद फिर आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शुरू हो जाता है आपके सिलेबस के हिसाब से। दैट इज की प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ट्रिपल सी में और क्या आएगा? कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना। उसके बाद आपका डायरेक्टिंग और डिसीजन मेकिंग। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसको आपको कैसे पढ़ना है? अच्छा एक बात और क्लियर करें, पढ़ना आपको है, हम तरीका बता देंगे, हम रास्ता बताएंगे, ठीक है। यस। तो जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ने का तरीका ये है कि जो प्लानिंग है, जो टॉपिक, उसका 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए 3 सवाल का, आपको देखिए पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट इज प्लानिंग, व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी, व्हाट व्हाई, एंड हाउ प्लानिंग कैसे करते हैं, और इसको करने के लिए और क्या क्या तरीका है। तो आपका जितना भी जो प्लानिंग का जो पढ़ना है उसमें यही 3 सवाल है ना संतोष? संतोष? यस सर। ठीक है। तो प्लानिंग में बात कर ले, डेफिनेशन में ये बात क्लियर है कि इट इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन फ्यूचर। यही हुआ व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट का जवाब निकल गया, ठीक है। व्हाई भी डेफिनेशन में क्लियर हो जाता है। व्हाई इसलिए है, राजू समझ में आ रहा है? राजू Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई भी टॉपिक है राजू, उसका व्हाट, व्हाई और हाउ, इसका जवाब दे दो, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। व्हाट डेफिनेशन से व्हाट क्लियर हो जाएगा। सब लोग कैमरा ऑन करो ना भाई, अजब हालत है। मतलब हम खाली 3 आदमी को पढ़ा रहे हैं क्या? सबको रिमूव करते हैं फिर? अरे बाबू टीचिंग इज एन एक्ट, हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो कोई श्रोता मतलब नहीं दिखेगा तो हम एक्टिंग करेंगे? बताओ। अरे हम भी अपने लेवल में, हम भी शाहरुख खान है, बाल उड़ गया तो उससे क्या है, ठीक है।
अंदर से तो हम अपने आप को वही ना समझते हैं जी। एक्टिंग बढ़िया होगा कब, जब ऑडियंस होगा। सब लोग ऑन कीजिए, दिव्यांशु और शिवम ये लोग। खैर, किताब आप लोग पढ़िएगा। डेफिनेशन में प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले डिसाइड करते हैं व्हाट वी आर सपोज टू डू इन फ्यूचर। ठीक है। व्हाई? रीजन बीइंग दैट इफ वी विल डिसाइड इन एडवांस, then when we will do the job, it becomes easy that what we are supposed to do at that particular time। ये फैसला हो जाता है तो काम करने में आसानी हो जाएगी। अब दिमाग में है ये नहीं, फैसला ही नहीं हुआ है तो काम क्या करेंगे। अब वो अंकित अंकित पांडे है, ठीक है, बाल तो पूरा, अरे बाबू जब अगला आदमी, जब जिस जो टकला बैठा हुआ हो उसके सामने बाल में उंगली नहीं ना फेरा जाता, तुमको नहीं समझ में आता है। जब तुम कॉलेज आओगे ना तो अपने जैसा बना देंगे। हाँ, बाल फेर रहा है। खैर, तो व्हाट और वाई, ये दोनों क्लियर हुआ प्लानिंग का। व्हाट और वाई क्लियर हुआ। प्लानिंग क्या है? पहले से हमको डिसाइड करना होता है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, यही प्लानिंग है। और वाई, रीजन बीइंग हम पहले से अगर डिसाइड कर लेते हैं तो जब हम काम करेंगे तो हमको क्रिस्टल क्लियर है कि हमको क्या करना है। ये फायदा हो जाता है, मेरा टाइम बचेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल में हाउ। हाउ में प्रोसेस है। तो प्रोसेस में क्या है, आपका 7 प्रोसेस है। दैट इज कि पहले प्लानिंग करने से पहले, कोई भी प्लान कर रहे हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी अगर है, अवसर है, तभी ना प्लानिंग करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद रास्ता निकालते हैं कितना तरीके से वो काम को हो सकता है। उसके बाद उस सारे तरीके को इवेल्युएट करते हैं। उस इवेल्युएशन में जो तरीका सबसे बेहतर होगा, ठीक है, बेहतर कॉस्ट में आएगा, उसको फिर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्यों करते हैं? ताकि सही से वो लागू हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। यही हुआ हाउ। अब इसमें फिर टाइप्स ऑफ प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है और सिंगल यूज प्लान है। 2 तरह का प्लानिंग होता है। तो सिंगल यूज प्लान क्या हुआ है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसके लिए एक प्लान बनता है। जैसे हमको अपना मकान बनाना है, एक अपार्टमेंट बनाना है, उसके लिए एक प्लान होगा। लेकिन अब हमको दूसरा मकान बनाना है तो दूसरा नक्शा बनाएंगे ना, उसी नक्शे को कट कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो सिंगल यूज प्लान एक पर्टिकुलर प्लान होता है, ठीक है, जो जब वो प्लान प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो प्लान भी खत्म हो जाता है। उसके बाद एक दूसरे तरह का प्लान है स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान क्या हुआ भाई, वो छोटा छोटा प्लान जो इस मेन प्लान सिंगल यूज प्लान को कामयाब करता है। यही बात है ना। यस और नो बोलिए। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद फिर अप्रोचेज है। उसके बाद फिर अप्रोचेज है। उसमें है कि भाई प्लान अगर करने बैठेंगे हम लोग तो कौन सा अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है। तो एक आपका है टॉप डाउन अप्रोच, एक आपका है बॉटम अप अप्रोच, एक आपका है कंपोजिट अप्रोच, एक आपका है टीम अप्रोच। तो प्लानिंग कोई एक आदमी के बस की चीज तो है नहीं, सबको मिल बैठ करके राय मशवरा करेंगे, सबका एक्सपीरियंस है तब ना प्लानिंग होगा, तभी ना वो सारी बात प्लानिंग में शामिल होगी। तो टॉप यस डाउन सर। अप्रोच, तो टॉप डाउन अप्रोच क्या हो गया भाई कि आपका, खैर इसको आगे भी चर्चा करेंगे, नटशेल में बता दे रहे हैं, मतलब व्हाट वाई हाउ कैसे करना है। तो ये सब सारा चीज कवर कर लीजिए। उसके बाद आपका प्लानिंग प्रेमाइसेस है, किस किस चीज का प्लानिंग करना है। तो किसी भी काम को करने के लिए, कि मान लीजिए सूरज कुमार हैं, अब वो एक अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं भाई की सूरज एडवर्टाइजिंग या सूरज मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या काम करना है, जो ईयरफोन उसने लगा रखा है उसी का मैन्युफैक्चरिंग वो करने जाएगा। उस काम को करने से पहले 15 तरह का प्लानिंग टॉपिक पे बनेगा ना। पैसा का प्लानिंग होगा, कैपिटल बजटिंग का होगा, एडवर्टीजमेंट का होगा, है ना, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का होगा, सोशल इन्वायरमेंट का होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का होगा, ये सब का प्लानिंग होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका कैसे कैसे प्रमोशन होना है वो भी प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या क्या पॉलिसीज बनना है, ठीक है, उसका प्लानिंग करना होगा। क्या क्या हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या होगा, देखोगे।
अलमारी में बेटा। कौन मांग रहा है? जल्दी आओ। सॉरी, हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग? प्लानिंग प्रेमाइस। तो प्लानिंग प्रेमाइस में किन किन टॉपिक पे ना प्लानिंग करना होगा, तभी जाके सूरज कुमार जो वो अपना ये काम करने जा रहा है हेडफोन बनाने का, मैंने जो काम शुरू करे वो कामयाब होगा। मतलब प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, बनाना कैसे है, कैश फ्लो कैसे होगा, मार्केटिंग मिक्स कैसे रखना है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये सब बात का प्लानिंग होगा। तो कुल मिला के व्हाट वाई हाउ, इसमें पूरा प्लानिंग कंप्लीट हो गया। यही सब पढ़ना है ना। तो हर टॉपिक का व्हाट वाई एंड हाउ उसको आप नोट्स बना लीजिए, जैसे सब इसमें है, गूगल में सारी चीज है। खैर, हम जो जिक्र करना चाह रहे हैं आपको, जो शुरुआत है वो थ्योरीज का है, ठीक है। तो सुबह में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, आपका सुबह में क्या डिस्कशन था हम लोग का? सुबह में क्या था सर? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, हाँ। ब्यूरोक्रेटिक तो एक मैनेजमेंट। मिनट, अब जरा सा हम लोग स्क्रीन, मतलब सब गूगल में सर्च करके पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मतलब अज्यूम कर रहे हैं ना आपके पास किताब है ना मेरे पास किताब है, कुछ नहीं है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज शुरुआत होगी और आज ही खत्म होगी, ठीक है। ये आ जाते हैं हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, हम गूगल में लिख रहे हैं, ये आप लोग भी लिख सकते हैं। सर इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट से सर हम लोग का बचा हुआ था, शुरू करना था। हाँ, तो इवोल्यूशन और मैनेजमेंट ही ना सब है बाबू। इवोल्यूशन और सर मैनेजमेंट में है क्या? सर जैसे प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड क्लासिकल थ्योरी है सर। हाँ, वो सब आ जाएगा, वही 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 बात हो रही है, वही बात हो रही है, ठीक है। हम एक फॉर्मूला को, एक हिसाब को बना के दिखा देते हैं, तो बाकी सारा हिसाब आप बनाइएगा, ठीक है। क्लियर हुआ फंडा? शादीन तरन्नुम, यस सर। ग्रेजुएशन में आ गई हो तो स्कूल खत्म हो गया है, तो स्पून फीडिंग, तो बच्चे को खाना खिलाया चम्मच से, उससे बाहर निकलो। ये सब इवोल्यूशन और मैनेजमेंट का ही पार्ट है बाबू, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ये मैक्स वेबर साहब के उनके नजरिए से दिया हुआ है। ये 1864 से 1920, मतलब 1864 में इनकी पैदाइश है, इनका जन्म है, और 1920 में ही टुक द लास्ट ब्रेथ, ठीक है। चलिए, और ये क्या थे? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये सब सारी चीज थी इनकी। तो इनका थ्योरी एक्चुअली कहता क्या है, इनकी थ्योरी क्या कहती है कि हर चीज जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के तहत होगा, प्रॉपर हायरार्की होना चाहिए, है ना। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पहले इसको हम लोग एक मिनट आपको पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें पूरा इनका जीवनी दिया हुआ है, सब कुछ है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। खैर, इसमें तो सभी है बाबू, पूरा थ्योरी का कलेक्शन ही है, 3 थ्योरी का कलेक्शन है, सही, इसी को डिस्कस करते हैं। पढ़िए तो इसके बारे में, वेबर वाज बॉर्न, शादीन तरन्नुम पढ़िए। माइक ऑन करना होता है। Sorry sir. Max Weber and bureaucratic theory. Weber was born in Germany in 1864 and grew up during the time when industrialization was transforming government, business, and society. Weber was interested in industrial capitalism, an economic system where industry is privately controlled and operated for profit. Weber wanted to know why industrial capitalism was successful in some countries and not in others. He believed that large-scale organizations such as factories and government departments were a
characteristics of the capitalist economics. एक मिनट होल्ड कीजिए, इनकी परेशानी क्या थी, ये किस परेशानी से, ठीक है, इनका जहन परेशान था, ये सतीश राम बताओ, सतीश राम बताओ। Yes, sir. फिर यस सर, अरे बोलो ना, बोलो। मैक्स वेबर साहब का मतलब क्या परेशानी थी, किस चीज से परेशान थे वो? Sir, industrialism. अच्छा हुआ जानते हो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मेन क्लास चलता ना, सही से पिटा जाते तुम। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेबर वांटेड टू नो, ये देखो, वेबर वांटेड टू नो व्हाई इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाज सक्सेसफुल इन सम कंट्रीज एंड नॉट इन अदर्स। बस यही बात तो है, कुछ कंट्री में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, जो भी काम हो रहा है वो बहुत सक्सेसफुल है, सब जगह सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? इसका मतलब है कि ये जर्मनी में जब थे, जर्मनी के हैं ये, तो इसका मतलब और जगह सक्सेसफुल हो रहा होगा, जर्मनी में नहीं हो रहा होगा, है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब इस पे इन्होंने काम करना शुरू किया कि ऐसी क्या वजह है कि एक जगह पे सक्सेसफुल है, एक जगह पे नहीं है। तो इस जगह पे जहां सक्सेसफुल नहीं है उसको भी सक्सेस करना होगा, ठीक है। तो अब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जो चार्जिंग तरह आपने बोला कि मैनेजमेंट का इवोल्यूशन जो हो रहा है वो 1800 के 1700 के दशक में हो रहा है, 1700 के टाइम में, उस टाइम में काम Yes, होना sir. शुरू हुआ, काम होना शुरू हुआ। तो काम जब होना शुरू हुआ, और काम का नाम क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिर्फ एग्रीकल्चर था, Yes, सिर्फ sir. खेती करना है, अनाज उगाना है, खाना है, रहना है, बस। उसके बाद फिर जो लोग तरक्की करने लगे तो फिर है कि नहीं भाई, अब लोहा बने, स्टील बने, गाड़ी बने, ठीक है, आपका पुल 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 बनना चाहिए, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग बननी चाहिए। अब ये सब बात आने लगी। तो अब ये जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट यही से शुरू होता है कि मैनेजमेंट क्या कहता है कि मतलब हाउ टू डू अ जॉब, एक काम कैसे होगा, ठीक है। और मैनेजमेंट का जो ये स्रोत है ना, जैसे गंगा का स्रोत गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो मैनेजमेंट का स्रोत जो है ना वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है? कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका मदर है, मदर किचन में काम कर रही है, Yes, sir. ठीक है, उसके बाद Yes, sir. वो सेम कॉम्बिनेशन से नया नया पकवान बना देती हैं। Yes, sir. हाँ, दिस इज इकोनॉमिक्स। मतलब मदर कैपिटलाइजेज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द किचन, बावर्ची खाने में जो आपका रिसोर्सेज है उसको कैपिटलाइज करती है और बेस्ट आउटपुट देती है, ठीक है, बेस्ट आउटपुट आता है, फाइन, अलग अलग तरह का व्यंजन आता है। तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो भी तो ही कहते हैं, उनका भी यही डेफिनेशन है कि जो भी रिसोर्स जिसको मिला है उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के देना, उसका समीकरण होना चाहिए, उसका कानून बनना चाहिए, उसका इक्वेशन बनना चाहिए, तभी ना बेहतर काम होकर निकल के आएगा। तो अब यह है कि मैनेजमेंट का जो इवोल्यूशन हो रहा है इसी चीज से हो रहा है कि अब और बेहतर करना है। तो और बेहतर करने में जो नया डायमेंशन आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उद्योगीकरण का, उद्योग का जमाना, उद्योग का समय, ठीक है, तो उसमें बाबू अब तो ये हुआ ना कि बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है। पहले ये काम कभी हुआ नहीं, पहले ये काम कभी नहीं हुआ, अब बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है। तो बहुत ज्यादा जब काम पड़ा हुआ है तो एक कानून लाना पड़ेगा ना, तभी ना जाके काम बेहतर होगा, ठीक है। तो उसमें मैक्स वेबर साहब ने अपनी एक थ्योरी दी, मतलब सब चीज को अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने पढ़ाई के आधार पर, जो एक सोशलिस्ट भी थे, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे, ठीक है, और बहुत सारा, बहुत पढ़े लिखे ये। तो इनकी थ्योरी ये कहती है कि जो भी काम हो वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के हिसाब से हो। तो जाहिर बात है पहले अनऑर्गेनाइज था, तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का सबसे बेहतर परफेक्ट एग्जांपल आपका जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, ठीक है, जुडिशरी है। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट को ले लेते हैं
तो उसमें पूरा हायरार्की है ना, आईजी साहब से लेके डायरेक्टर साहब से लेकर के हवलदार तक है ना हायरार्की। सब पैदल सिपाही है, फिर आपका सब इंस्पेक्टर साहब है, दरोगा साहब है, फिर आपका इंस्पेक्टर साहब है, फिर आपका थाना इंचार्ज है, फिर एसएचओ है, फिर आपका एसपी साहब है, एसएसपी है। तो सब हायरार्की डिफाइन हो गया, हायरार्की डिफाइन हुआ ना ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। और एक बात इन्होंने कहा कि जो भी बंदा उस लायक होगा तो वो उसको वो काम दिया जाएगा। तो अब है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा उस लायक है कि नहीं। तो एक थॉरो एग्जामिनेशन लेंगे हम, एक पूरा टेस्ट लेंगे, टफ टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्वालिफाई करेगा तो फिर हम उसको काम पे लगाएंगे। एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर, सबका रोल डिफाइंड होना चाहिए, कौन बंदा क्या करेगा ये डिफाइंड होना चाहिए। यही आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, जिसको पूरा इंडिया ने, हम लोगों ने कॉपी किया। फिर तो यूपीएससी एक बनाया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बनाया, ठीक है, उससे एग्जाम लिया, और एग्जाम लेने के बाद हम एसपी साहब का सिलेक्शन किया, डीएम साहब का सिलेक्शन किया। समझ में आया लॉजिक? तो ब्यूरोक्रेट्स वही होते हैं ना, जो एक एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, अपना स्किल साबित करते हैं, उसके बाद वो एक पोस्ट को होल्ड करते हैं। क्लियर हुआ ब्यूरोक्रेटिक? यस सर। राजू क्लियर हुआ? यस सर। तो बड़ा धीरे से यस सर आया तुम्हारा। यस सर मतलब हमको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं समझ में आया तो नो सर बोलो ना जी। यस सर बोलना जरूर। मैक्स वेबर साहब ने क्या कहा राजू, कि हम राजू का सिलेक्शन इसलिए नहीं करेंगे ना, तू मेरे गांव का है, तू मेरा रिश्तेदार है, वैसे करेंगे तब तो मेरा काम का भट्टा बैठ जाएगा। राजू में अगर काबिलियत होगा तो उसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद उसको हम जिस काबिल पाएंगे, वो जिस काबिल निकलेगा उसी हिसाब से उसको रोल देंगे। तो फिर है कि सतीश का भी टेस्ट लेंगे, तो फिर है कि संतोष झा का भी टेस्ट लेंगे, और जो जिस काबिल होगा उसी हिसाब से उसको रोल दिया जाएगा, और तभी वो हायरार्की बनेगी। तो हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। ये बंदा उनके ऊपर, ये बंदा उनके ऊपर, ये बंदा उनके ऊपर, ये टॉप। ये पूरा सीरीज बनना चाहिए ना, तभी ना डिपार्टमेंट चलेगा। अगर हायरार्की नहीं होगी तो डिपार्टमेंट नहीं ना चल सकता है बेहतर तरीके से। लॉजिक क्लियर हुआ ये? यस सर। सर हायरार्की क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है कि आपके घर में आप हो गई शादीन तरन्नुम, यस आप सर। तुम किसको रिपोर्ट करती हो? अपनी मदर को। यस सर। तुम्हारी मदर किनको रिपोर्ट करती है? तुम्हारे डैड को, ठीक है। तुम्हारे डैड किनको रिपोर्ट करते हैं? तुम्हारे ग्रैंड डैड को। यस सर। यानी ये भी तो हायरार्की है। पुलिस डिपार्टमेंट यस। हवलदार किसको रिपोर्ट करता है? दरोगा जी को। दरोगा जी को। यस सर। दरोगा जी किसको रिपोर्ट करते हैं? इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब किसको रिपोर्ट करते हैं? एसपी साहब को। एक बार बता रहे हैं, एसपी साहब किसको रिपोर्ट करते हैं? तो ऊपर में जो भी पोस्ट है आईजी साहब को। यही हुआ हायरार्की। मतलब एक वेल डिफाइंड हायरार्की रहेगा, डिपार्टमेंट बन जाना चाहिए। हायरार्की का मतलब प्रॉपर डिपार्टमेंट। ये नहीं कि सब आदमी कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ डिफाइंड नहीं। तो डिफाइंड रोल होना चाहिए, कौन क्या करेगा। शादीन तरन्नुम को क्या करना है, उनके घर में उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको करके, और भी जितने मेंबर्स हैं सबका रोल डिफाइन कर देना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि पहले जो काम हो रहा था वो वेल डिफाइंड हायरार्की में नहीं हो रहा। समझ में आया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट? यस सर। फाइन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो थ्योरी मैक्स वेबर साहब ने दिया, जर्मनी में दिया, तो जर्मनी की कंपनी को देखिए तो आपको एहसास होगा कि उन्होंने किस तरह से इसको अपनाया और लागू किया। तो मर्सिडीज, जो पहले की मर्सिडीज जो कंपनी है, वो आज और बड़ी मर्सिडीज की कंपनी हो गई है। बीएमडब्ल्यू और बड़ी हो गई है। यस सर। होम्योपैथ की बहुत सारी जो कंपनी है, होम्योपैथ मेडिसिन जर्मनी का ही निकाला हुआ है, तो उसमें बहुत यस सारी जो सर। कंपनी है वो और बड़ी हो चुकी है। क्यों बड़ी हो गई? क्योंकि इस फॉर्मूले को कॉपी उन्होंने अपनाया।
कि वेल डिफाइंड हायरार्की होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, कौन बंदा, उसके नीचे क्या, उसके नीचे क्या, पूरा टीम कैसे कैसे क्या काम करेगा और उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये बात को मान लिया गया। इसीलिए जर्मनी आज देखिए कहां पर है, समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत Yes, सारा sir. डिपार्टमेंट, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट बहाली कैसे होता है, मतलब कि भाई रिश्तेदार का बेटा है, वो मेरे गांव का है, वो मेरे कम्युनिटी का है, वो मेरे कास्ट का है, ये सब होता है ना, तो उससे उसी से कैसा काम हो रहा है ये भी देख लो। कुछ समझ में आ गया। Yes. हाँ तो खैर चलिए, ये हो गया आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसका वीडियो भी आप देखिएगा, फिर से विजिट कीजिएगा और यहीं से देख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि भाई आप बस शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट। इसको और विजिट कीजिएगा आप, कैरेक्टरी से सब चीज लिखा हुआ है। इसको एक सेकंड, इसको कॉपी यूआरएल हम भेज देते हैं, कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी में व्हाट्सएप, और उसमें ये क्या बैच का नाम है, BPM 444. PPU 444, क्यों नहीं आया? नेट वीक है। PPU 444 PBM। हाँ BPM PPU 444 ही तो लिखा, हाँ यही तो है। अच्छा खुला हुआ तो है, सॉरी। एक ग्रुप में भेज रहे हैं, सब लोग सर्कुलेट कर लीजिएगा आपने, ठीक है, हो गया ना, यस सर। फाइन। चलिए अब जरा किन के बारे में बात करें, FW Taylor, sir. FW टेलर कहाँ पर है, ठीक है, उनके बारे में बात Scientific कर लेते हैं। management. हाँ Sir, pre-scientific में period में सर प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज, जेम्स वॉट जूनियर, ये लोग भी हैं सर। उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करके, पूरी टीम मिलके, टीम ने काम किया है, पूरी टीम ने काम किया है। तो हमको ये देखना है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। अब फिर से एक बात बताते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बहुत काम पड़ा हुआ था, देश को तरक्की कराना था, देश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था, ठीक है। तो जो प्रोसेस फॉलो हो रहा था वो उपयुक्त नहीं था, पर्याप्त नहीं था, कंप्लीट नहीं था। तभी इन लोगों ने रिसर्च करके, काम करके थ्योरी लाए, फिर वो थ्योरी एक्चुअली कानून बना और वो ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया और फिर कामयाबी हासिल होती चली गई। क्लियर है? तो अब Yes, है sir. कि फ्रेडरिक टेलर साहब का क्या कहना है कि भाई काम कैसे करोगे तुम लोग, ठीक है। तो इनके बारे में ये पढ़िए, संतोष आप पढ़िए तो जरा। संतोष आप पढ़िए तो, FW टेलर। FW Taylor, Principles of Scientific Management. Principle of Scientific Management by Taylor. FW Taylor or Frederick Winslow Taylor is also known as the father of scientific management, proved with his practical theories स्कूल में that रीडिंग नहीं दी होगी, एक शॉट में कहीं नहीं रीडिंग देते। अरे तुम बोल रहे हो तो हम सुन रहे स्क्रीन हैं। पे ठीक से नहीं आ रहा है, किसको ठीक से आ रहा है मोबाइल पे भाई? क्लास कर रहे हैं इसलिए सर। अच्छा संदीप पढ़ो तो, तुमको ठीक से आ रहा है? Yes, sir. पढ़ो। Principle of Scientific Management by Taylor. FW Taylor or Frederick Winslow Taylor is known as the father of scientific management, provide with his practice that a scientific method can be implemented to management. Taylor gives much concentration on the supervisory level of management, performance, and worker at an optional level. Let's discuss in
details that 5 planning principle of management by F.W. Taylor. First is the science, not rule of thumb. एक मिनट, This rule अब इनका एक मिनट को 5 थ्योरी है, 5 प्रिंसिपल है, सिद्धांत, ठीक है। टेलर साहब ने 5 सिद्धांत को दिया। अब 5 सिद्धांत में क्या है भाई? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये 5 चीज आ गई। चलिए, ये 5 कानून बना। अब इस तरह से काम को करना है, ये ऐसा टेलर साहब का कहने कहा। तो सबसे पहले है कि साइंस एंड नॉट क्या रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब क्या होता है एक्चुअली? तो रूल ऑफ थंब ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, सबको देख लेते हैं, और देखने के बाद ये फैसला करते हैं कि काम कैसे होगा। मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पर, बहुत रिसर्च नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं करिए, साइंटिफिक कीजिए। साइंटिफिक का मतलब क्या हुआ भाई? लॉजिकल होना चाहिए। तो साइंटिफिक का मतलब सबसे बड़ा पैरामीटर है कि भाई लॉजिकल होना चाहिए। मतलब फालतू काम को नहीं कीजिए, जो जरूरी चीज है उसको कीजिए, जो काम बनता है करना उसको कीजिए। इसका मतलब यह है कि पहले जो काम हो रहा था वो जरूर है कि उसमें बहुत सारा फालतू काम भी हो रहा था जो समय बर्बाद कर रहा है ना। तो साइंटिफिक जो शब्द है, तो ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा पैरामीटर, ऐसा कौन सा बात पूरा होता है जो वो बात को साइंटिफिक कहा जाता है, ये समझना जरूरी है। तो साइंटिफिक का मतलब ये है कि जैसे एक साइंटिफिक थ्योरी है कि ग्रेविटी जो है ना, पटना में एक ऑब्जेक्ट का गिरना, सुबह में बोला होगा, वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। चलिए ठीक है, तो ये पूरे दुनिया के इस पे भी तो 9.8 मीटर पर सेकंड ही है ना, ठीक है। अच्छा, एक और शर्त है, एक और कंडीशन है कि इसको मेजर किया जा सके। आप कुछ भी बोले तो उसको फिर से इवेल्युएट कर सके। जैसे मान लीजिए कि भाई संदीप नहीं मान रहा है कि ना 9 मीटर पर सेकंड नहीं, आपका हम रीडिंग नहीं मानेंगे, हम अपने से टेस्ट करेंगे। मतलब आप जरूर कीजिए। तो उसने भी क्या किया कि एक पत्थर को गिराया और उसका स्पीड नापा, तो उसने भी ये पाया कि भाई हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो जो भी काम है उसका इवेल्युएशन भी हो सके, उसका मेजरमेंट भी हो सके, ऐसा काम को चुनिए और करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रोसेस को, अब ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत टेक्निकल है। जो भी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, चुना है हमने काम करने के लिए, मतलब मोबाइल बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस को चुना, ठीक है। लैपटॉप बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस को चुना, क्लियर है। डैम बनाने के लिए आपका जो भी है, सिवाय बेवकूफ बनाने के खाली बेवकूफ बनाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए, जो लगा दीजिए। खैर, तो अब है कि जो काम कर रहे हैं उसको इवेल्युएट भी हम कर सकें कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसका प्रावधान होना चाहिए, है ना। अगर इवेल्युएशन नहीं होगा तो मेरी गलती हमको कहां से पता चलेगी? तो गलती को पता लगाने के लिए इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है। इवेल्युएट करना, इसका मतलब है कंट्रोल पूरा फंक्शन होना चाहिए, एग्जीक्यूट, है ना। तो ये बात है, कही जा रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो भी आप काम है रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं कि हाँ हाँ ठीक है यही ना हुआ, इधर उधर देख लिया और ऐसे कर दिया, चलो ठीक है, ऐसे नहीं होगा। पूरा लॉजिक लगाइए और उसके बाद काम होगा। क्लियर है? क्लियर है? yes sir. Yes, sir. उसके बाद लिखा हुआ हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? एक सुर ताल लय में, एक समीकरण में, यही ना वो हार्मोनी। तो हार्मोनी में काम कीजिएगा तब ना बेहतर काम होगा। अब डिस्कॉर्ड का मतलब है मतभेद। वो बोलेगा ना हम ऐसे करेंगे, ये बोलेगा हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें तो काम तो होगा नहीं। तो कोई भी जगह आप देख लीजिए कि कोई भी जगह जो डेवलपिंग है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो डेवलपिंग में है, डेवलप नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हर आदमी तो बाबू अपने अपने हिसाब से ना काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना मनमानी चलता है। अरे एक मन में रहिएगा तब ना काम होगा, 5 मन से तो काम होता नहीं।
ठीक है, तो यही वो बात लिखी हुई है कि हार्मोनी होना चाहिए। हार्मोनी का मतलब कानून बोला गया है, आपका विश की बात नहीं की जा रही है। आपको हार्मोनी में आना ही पड़ेगा, तभी फैक्ट्री बेहतर चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम बेहतर चलेगा, स्टील इंडस्ट्री बेहतर चलेगी, शुगर इंडस्ट्री बेहतर चलेगी। अगर हार्मोनी नहीं होगा तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक फैक्ट्री है जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है H2SO4। हम अक्सर ये एग्जांपल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत मतलब बढ़िया है ना, बहुत अच्छा चीज है, उससे आराम से हम लोग खेल सकते हैं। बताओ। नो सर। नो तो अच्छा सर। नहीं, नहीं, थोड़ा सा मनमानी करेंगे अपने हिसाब का, उस सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हल करेगा, पता है ना? यस सर पता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम काम के हिसाब से कीजिएगा, तो फिर वो काम बेहतर होगा। नहीं कीजिएगा तो आपका एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं होगा। मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल के हिसाब से चलाइए। तुम लोग क्या करते हो, मोटरसाइकिल को अपने हिसाब से चलाते हो, तो म्यूजिक भी सुनते हो ना। जब फिर मोटरसाइकिल अपना म्यूजिक सुनाता है तो सुनने में अच्छा लगता है ना, है? क्लियर हुआ एग्जांपल? यस सर। मोटरसाइकिल ये कहता है कि बाबू हमको सीधा सीधा चलाओ। जो मोटरसाइकिल को सीधा चलाता है तो मोटरसाइकिल भी उसको सीधा रखता है। मोटरसाइकिल ने ये कहा कि हमको टेढ़ा करके मत चलाना, ठीक है? अब जो टेढ़ा करके चलाता है तो मोटरसाइकिल उसको भी टेढ़ा कर देता है। हो जाते हो ना टेढ़े, तो पैर उर ऐसे तो कुछ हो जाता है, पैर ऐसे हो जाता है, हाथ ऐसे हो जाता है, कुछ तो होता है यस ना? खैर, तो हार्मोनी होना चाहिए, तो तभी आप काम बेहतर कर पाएंगे। ये दूसरा कानून है, ठीक है? मेंटल रेवोल्यूशन की बात कही जा रही है। इसमें क्या है कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर ये दोनों एक समीकरण में काम करें, एक रेवोल्यूशन में। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ है? क्रांति, एक नई सोच, एक नया डायमेंशन, है ना? तो जब तक बाबू सब मिल करके एक रेवोल्यूशन में नहीं काम करेंगे तब तक काम कामयाब कहां से होगा? जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध दूध पहले भी लोग खरीद रहे थे और बेच रहे थे, लेकिन नहीं, इसको रेवोल्यूशन की तरह काम करना होगा, तभी ना जाकर के अमूल, जो वर्गीस कुरियन साहब, उनका बहुत बड़ा, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट है, उनका बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों पर और हमारे देश कंट्री पे, कि उन्होंने इतना वाइड रेवोल्यूशन की शुरुआत की और उससे दूध, दही, चीज, बटर सबको खाने को मिला, नहीं तो नहीं मिलता। यही हुआ ना? तो अमूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमूल, ठीक है, वो पूरा रेवोल्यूशन के तहत काम हुआ, एक क्रांति के तहत काम हुआ, एक जोश के तहत काम हुआ, एक लक्ष्य की तरह काम हुआ और हार्मोनी में काम। सभी लोग एक लक्ष्य की तरफ थे कि दूध सभी जगह सही से वितरण हो जाना चाहिए। सिंपल है, यस सर। फाइन। उसके बाद लिखा हुआ है कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कॉपरेशन का मतलब है बाबू कि सभी लोग मिल करके आपस में कॉपरेट करके काम कीजिए। नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल बिखर जाइएगा, टूट जाइएगा। बिल्कुल वही बचपन वाली स्टोरी कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक बंडल ऑफ लकड़ी को तोड़ना मुश्किल है। तो कॉपरेशन में रहिएगा, एक दूसरे का कॉपरेट कीजिएगा, तभी ना फिर आपको भी कॉपरेशन मिलेगा। आप कॉपरेट नहीं कीजिएगा तो अगला आपको कॉपरेट करेगा जब आपका बुरा टाइम आएगा तो? नो सर। हाँ, ये हुआ चौथा कानून। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे लोग आपस में कॉपरेट करके काम करें, ताकि बेहतर काम अपने डेस्टिनी तक पहुंचे, कामयाब हो। ये हो गया चौथा कानून। पांचवा कानून क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हर आदमी की एक क्षमता होती है, हर आदमी की एक क्षमता होती है, वो पूरी क्षमता के साथ अगर काम करेगा तो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना? यस सर। तो अब ये बात आ रही है कि भाई उस आदमी को उसके अपने मैक्सिमम क्षमता तक काम करवाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तभी वो बंदा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। यस सर।
तो उसका पूरा इंतजाम होना चाहिए, तभी ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आया। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ठीक है, संतोष झा को ट्रेनिंग क्यों दिया गया? ताकि इसकी क्षमता और बढ़े। इसकी क्षमता है लेकिन और बेहतर हो सकती है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया गया, स्किल डेवलप किया गया, अभी और बेहतर क्षमता से काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्योरी आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है टेलर साहब ने दिया, तो जाहिर सी बात है कि इनके थ्योरी देने के पहले या इनके थ्योरी देने के टाइम में ये सब बात नहीं हो रही थी, तभी ना थ्योरी आया। अगर ये सब हो रहा होता तो थ्योरी नहीं आता। अरे तबीयत खराब नहीं होती तो दवा खाने की क्या जरूरत थी? तो ये सब दवा है ना बाबू, जो खराब तबीयत को सही कर देता है। तो खराब ऑर्गेनाइजेशन, एक बीमार ऑर्गेनाइजेशन, उसको सही करने का इन्होंने ये दवा दिया। मैक्स वेबर साहब ने अपनी दवा दी, इन्होंने अपना दवा दिया, यही हुआ ना। ठीक है, चलिए अब क्या है, सुबह में तो 14 प्रिंसिपल्स तो कर चुके थे हम लोग, है ना। यस सर। और कौन सा थ्योरी है, और कौन सा है बोलिए? मॉडर्न मैनेजमेंट सर। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? 14। वाह, 14 सर। टोटल 14 है। अच्छा एक चीज और है, हम सारा चीज गूगल में सर्च करके पढ़ा रहे हैं ना। Yes. गूगल मोबाइल में भी है, यस सर। सारा सिलेबस Yes, कवर हो sir. सकता है। मतलब किताब भी मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन हम जानबूझ के किताब नहीं खोल रहे हैं। मतलब एकदम इजी वे, तरीका कौन सा फॉलो करना है। किताब आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किताब है, इधर भी देखिए, ऐसे बहुत सारी बात आएगी। व्हाट इज मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इसका मतलब पुराना जो थ्योरी जो काम हो रहा था उसमें बहुत सारी कमी थी, तभी मॉडर्न। तो मॉडर्न में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किनको कहा गया? एफडब्ल्यू टेलर है ना, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उनकी थ्योरी Yes. मॉडर्न मैनेजमेंट में आ जाएगी, उनकी थ्योरी Yes, मॉडर्न sir. मैनेजमेंट में आ जाएगी। खैर, तो चलिए अब देखिए, मतलब कुल मिला के एक नटशेल में हमने एक्सप्लेन किया कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब थोड़ा मॉडर्न मैनेजमेंट इसके आगे आप लोग पढ़िएगा, फिर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट Okay, के बारे sir. में ये सब सारा लिखा हुआ है। चलिए इसका यूआरएल भी हम कॉपी करके, बस करना कुछ नहीं है बाबू, जो भी टॉपिक है उसके साथ समय गुजारिए, समय गुजारिएगा, अपने समझ में आने, मतलब इतना दिमाग पे जोर देके नहीं आओ, देखते हैं ये क्या है, तो फिर ये दिमाग पे ये जोर देना होगा, ये जो आया ये क्यों आया, कुछ कमी थी, कुछ कमी थी तभी ना ये आया। दवा बनी, कोरोना का वैक्सीन आया, तो क्यों आया? क्योंकि कोरोना आया। ठीक है, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है थ्योरी, ये लॉजिक डेवलप कर लो, है ना। Yes, sir. हाँ, फाइन, चलिए तो अब टू बी कंटिन्यूड हम लोग करते हैं। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर हुआ पढ़ने का? Yes, sir. Yes, sir. जो फंक्शन है, Yes, फंक्शन है जो, उसको कैसे पढ़ना है, वही व्हाट वाई हाउ, इसको देख लो। व्हाट इज प्लानिंग, वाई प्लानिंग, हाउ प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, वाई ऑर्गेनाइजिंग, हाउ ऑर्गेनाइजिंग, कंप्लीट हो जाएगा। इसी का नोट्स, इसी 3 क्वेश्चन का जवाब लिख दो, नोट्स तैयार हो गया। यही क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में। अब घुमा फिरा के, मतलब व्हाई इट इज वेरी मच बेनिफिशियरी टू हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सारा वाई में क्लियर होगा, हाउ में है उसका एप्लीकेशन, सारा चीजें यही है आपका।
और यही मामला सारे सब्जेक्ट के साथ है, व्हाट वाई हाउ। ठीक, तो Yes, sir. चलिए लास्ट में एक और बात, जितना थ्योरी आप पढ़िएगा, किन्होंने दिया, उनके क्या क्वालिफिकेशन था और किस साल में दिया, ईयर और किस कंट्री के थे, उस कंट्री को इवेल्युएट कीजिएगा उस टाइम में जिस टाइम में थ्योरी आई। तो आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी, हो रही थी, तरक्की की शुरुआत हो रही थी, सब लोग लगे हुए थे कि अब कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, बस यही हुआ। और ये थ्योरी आने के बाद आप देख लीजिए कि उस कंट्री में क्या हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, वहां की कंट्री का जितना भी जो आपका कंपनी सब है, लाइक दैट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टू बी Thank कंटिन्यूड। you, sir. Thank you, sir.